प्रतिभा एस, जहाँ पे हम वेरियस टॉपिक्स के बारे में जानते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि इनकम टैक्स रिफंड अगर आपका एप्लीकेबल है, आपने आईटीआर फाइल कर दिया है 31 जुलाई से पहले और आपका रिफंड बन रहा है, लेकिन अब तक अगर आपने इनकम टैक्स रिफंड रिसीव नहीं किया है तो इसको फास्ट प्रोसेसिंग कैसे करवाएं और क्विकली कैसे रिसीव करें, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रिफंड हम लोग कैसे क्लेम करेंगे और किस तरह से जल्दी से रिसीव कर सकते हैं। तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके लॉगिन करना है और डैशबोर्ड पे चेक करना है कि आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई किया है कि नहीं किया है। अब वेरिफिकेशन की जैसे कि हमें पता है कि दो ऑप्शन है। एक तो हम ई वेरीफाई कर सकते हैं आधार कार्ड से, आधार में जो अपना नंबर रजिस्टर्ड है फ़ोन नंबर उस पर ओटीपी लेके, और दूसरा आप फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं जहाँ पे आपको अपने एक्नॉलेजमेंट की प्रिंट लेनी होगी और उस पर साइन करने के बाद उसमें जो एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पे पोस्ट करना होता है, कुरियर करना होता है। तो आप ज़रूर ये देखें कि आपने ये रिटर्न वेरीफाई किया है कि नहीं किया है, ई वेरिफिकेशन या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर अब तक नहीं किया है तो सबसे पहले तो वो कर लीजिए, क्योंकि जब तक वेरिफिकेशन नहीं होता तब तक आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होता। जब तक रिटर्न प्रोसेस ही नहीं होगा तो रिफंड कैसे मिलेगा आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वेरीफाई करें सबसे पहले। और अगर फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं आप तो मेक श्योर करें कि आपने उसको साइन किया हो। कभी कभी क्या होता है, प्रिंट निकाल के इमीडिएटली पोस्ट कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। और इसको 30 डेज के अंदर वेरीफाई करना है। आपने जब आईटीआर फाइल कर दिया होगा उसके विद इन 30 डेज, तो अगर 30 दिन आपका क्रॉस हो चुका है, आपने अभी तक वेरीफाई नहीं किया है, तो आपने जो आईटीआर फाइल किया है वो इनवैलिड आईटीआर है। ठीक है, तो उसमें आपको फिर क्या होगा, ऐसा माना जाएगा कि आपने आईटीआर अब तक फाइल किया ही नहीं है, और उस दिन जब आप रिटर्न फाइल करने बैठोगे तो वो बी लेटेड रिटर्न माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका रिटर्न वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पे ही ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको व्यू आईटीआर स्टेटस पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि रिटर्न तो फाइल हो चुका है इस पर्सन का 30 जुलाई को, लेकिन रिटर्न वेरीफाइड ऑन का डिटेल डेट नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अब तक इसको मैंने वेरीफाई नहीं किया है। ये ई वेरीफाई या वेरीफाई हुआ ही नहीं है, तो मुझे इसको सबसे पहले वेरीफाई करना होगा। ठीक है, अब वेरीफाई करने के बाद दूसरा ऑप्शन, हाँ, देख लेते हैं पहले कि वेरीफाई कैसे करेंगे इसको। तो आपको पोर्टल पे ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में अगर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे ई वेरीफाई रिटर्न का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और फिर आगे उसको वेरिफिकेशन कर देंगे आधार ओटीपी लेकर। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि आपको साइन करना है। अब समझो आपका वेरिफिकेशन हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो 21 जून को रिटर्न फाइल किया है, 21 जून को इसको वेरीफाई भी कर लिया था, ई वेरीफाई किया था, लेकिन अब तक, आज तो 13 अगस्त है, अब तक मुझे इसका रिफंड नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि रिटर्न प्रोसेस ही नहीं हुआ है। तो आपको जब आईटीआर स्टेटस चेक करते हैं, आपने वेरीफाई कर लिया है अगर, तो सबसे पहले तो डैशबोर्ड पे आपके ये आईटीआर स्टेटस को चेक करें कि आपका रिटर्न प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ है। जब तक रिटर्न प्रोसेस नहीं हुआ है आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा, तो पहले तो प्रोसेसिंग होना ज़रूरी है। ठीक है, और कभी कभी तो ये भी हो सकता है कि रिटर्न प्रोसेस होने से पहले ही आपको ये डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ चुका है। तो अगर आप स्टेटस चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको अगर डिफेक्टिव रिटर्न दिख रहा है तो आपको तो पहले वो डिफेक्ट रेक्टिफाई करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा और इसका रिप्लाई करना पड़ेगा। डिफेक्टिव रिटर्न की आपको ईमेल भी आ गई होगी, और अगर आप ईमेल में चेक करते हैं तो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाती है वहाँ पे कि डिफेक्ट क्या है। ठीक है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, ईमेल में आपको वैसे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरा प्रोसेस भी भेज देते हैं कि किस तरह से इसको रेक्टिफाई करना चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे पेंडिंग एक्शंस में अगर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपके लिए एक ऑप्शन आ जाता है जहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके अगेंस्ट कौन सी नोटिस है और आपको उसके अगेंस्ट क्या क्या एक्शंस लेनी है। तो डिफेक्टिव रिटर्न में आप तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, और डिफेक्टिव रिटर्न फाइल होने के बाद आप उसके प्रोसेसिंग की वेट करेंगे, और वो प्रोसेस होने के बाद रिफंड के बारे में आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये स्टेटस चेक कीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको हमेशा स्टेटस चेक कर लेना है कि आपका आईटीआर हुआ है कि नहीं। अब अगर मैं आपको इनकम टैक्स का डेटा बता देती हूँ, ये पोर्टल से ही मैंने लिया हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि अब तक जो इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूजर्स है वो 1,25,80,000, नहीं मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, 12,58,01,20 है, राइट। उसमें से कितने नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं 7,36,00,000 रिटर्न्स फाइल हुए हैं। और उसमें से कितने वेरीफाइड हुए हैं, नंबर ऑफ रिटर्न्स वेरीफाइड 6,85,00,000 ओनली। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस है और कितना बड़ा गैप है। जितने रिटर्न्स फाइल हुए हैं उसमें से अभी भी अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80 लाख रिटर्न्स वेरीफाई ही नहीं हुए हैं। तो ये चीज़ होती है कि अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपका रिटर्न प्रोसेस ही नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको रिटर्न को वेरीफाई करना होता है।
और उसमें से सिर्फ नंबर ऑफ वेरीफाइड आईटीआर आप देख सकते हैं और प्रोसेस भी हो चुके हैं, जितने वेरीफाई होकर प्रोसेस हुए हैं तो आप देख सकते हैं सिर्फ 4 करोड़ 13 लाख जितने ही आईटीआर अब तक प्रोसेस हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से कि प्रोसेसिंग बहुत ही स्लो चल रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रोसेसिंग बहुत स्लो चल रहा है। क्यों? क्योंकि इस बार ये इनकम टैक्स रिटर्न्स जो आपने फाइल किए हैं उसको थॉरोली चेक कर रहे हैं, बहुत ही थॉरो चेकिंग हो रही है। उसकी रीज़न क्या है? सबसे पहले तो आप जो आईटीआर फाइल कर रहे हो उसमें से जो आपको एप्लीकेबल है वो आईटीआर आपने शायद फाइल नहीं किया, आईटीआर फॉर्म। समझो आपको सेकेंड या थर्ड आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल था लेकिन आपने फाइल कर दिया आईटीआर 1, तो ये मिसमैच हो सकता है आईटीआर फॉर्म में। इसकी वजह से उनको डिटेल्स चेक करनी है, क्योंकि हमें पता है कि अब तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास हमारा सारा डेटा है जो पैन बेस्ड है, राइट। तो एआईएस में वैसे भी हमें सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास हमसे भी ज़्यादा डेटा हमारा उनके पास है जो उन्हें पता है। तो उसके बेस पे अब वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं और फिर रिटर्न में डिफेक्ट ढूंढते हैं। अगर डिफेक्ट मिल जाता है तो उसकी नोटिस भेज देते हैं एंड सो ऑन। तो इसी तरह से प्रोसेसिंग उनका थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि उनको सारा डेटा वेरीफाई करना है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोग ने कुछ इनकम्स को रिपोर्ट ही नहीं किया अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, जैसे कि एफएनओ प्रॉफिट हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में तो वो दिखाया नहीं है उन्होंने, या फिर क्रिप्टो करेंसी जैसे कि वर्चुअल डिजिटल असेट जिसको बोलते हैं उसमें अगर कोई ट्रांजेक्शन है उसमें प्रॉफिट है गेन है तो उन्होंने वो शो नहीं किया है। उनको लगता है या लोगों को लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा, मैंने इतना छोटा मोटा ट्रांजेक्शन कर लिया तो डिपार्टमेंट को कैसे नॉलेज होगी। लेकिन नहीं, हमारा सारा डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी है, तो उसके बेस पे भी वो नोटिस भेज देते हैं आपको। मेरे क्लाइंट के अभी अभी रिसेंटली वही नोटिस रिसीव हुई थी, उन्होंने अपने आप रिटर्न फाइल कर दिया था और फिर उनको नोटिस आई कि उन्होंने वर्चुअल डिजिटल असेट का ही शो नहीं किया है, तो आईटीआर उनको पूरा चेंज करना पड़ा। आईटीआर 1 उन्होंने फाइल किया था, बाद में मुझे चेंज करके आईटीआर 3 फाइल करना पड़ा डिफेक्टिव रिटर्न के रिप्लाई में, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या फिर ये रीजन भी हो सकता है कि लोग फेक डिडक्शंस क्लेम करते हैं और रिफंड क्लेम कर लेते हैं सैलरी में, जैसे कि कुछ हाउसिंग रेंट का एचआरए क्लेम कर लेते हैं, या फिर कोई एलआईसी बता दिया, मेडिक्लेम बता दिया। उनको लगता है कि कौन देखने जा रहा है हमारा ये मेडिक्लेम एलआईसी है कि नहीं, क्योंकि प्रूफ तो सबमिट करना नहीं है कुछ हमें फॉर्म में, आईटीआर फॉर्म में, राइट। इसलिए सब सोचते हैं कि फेक डिडक्शंस क्लेम कर लो। अब तक डोनेशंस का चलता था लेकिन अभी वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, तो वहाँ पे थोड़ी रोक टोक आ चुकी है। लोग डोनेशंस क्लेम नहीं करते हैं लेकिन फिर भी बाकी सारी डिडक्शंस अभी भी क्लेम कर लेते हैं। तो वहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेरीफाई करती है, क्रॉस चेक करती है कि ये डिडक्शंस उसको है कि नहीं, और उसके बाद ही वो आईटीआर को प्रोसेस करती है। तो ये इसके लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनकम टैक्स के पास वैसे भी ऑलरेडी हमारा डेटा है, तो ये जो आइडेंटिफाई करना है उनको मिसमैच मिस्टेक या हमारी जो टैक्स चोरी है वो उनको आइडेंटिफाई करनी है। इसलिए प्रोसेसिंग थोड़ा वो उनका स्लो जा रहा है क्योंकि वो थॉरो चेकिंग कर रही है। तो वैसे भी इनकम टैक्स की हमारी जो ड्यू डेट है, अगर आप नॉन ऑडिट केस है तो आपने 31 जुलाई के पहले रिटर्न फाइल कर ही दिया होगा। अगर आप ऑडिट केस है तो आपकी डेट है 31 अक्टूबर। उसका मतलब आईटीआर की फाइलिंग अभी भी चल रही है, आज के दिन में भी अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आईटीआर फाइलिंग तो चलेगी। तो जब तक आईटीआर फाइलिंग होती रहेगी तब तक उनका प्रोसेसिंग भी स्लो होगा। और वैसे भी एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको यहाँ पे कि समझो आपने देखा है कि एक ही कंपनी के 2 एम्प्लॉयज़ हैं और उन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया। एक ने फाइल किया 29 जुलाई को और सेकेंड एम्प्लॉय ने फाइल किया 30 जुलाई को। तो सेकेंड का जो रिफंड था वो 12 अगस्त को मिल भी गया, लेकिन फर्स्ट का रिफंड अभी तक नहीं मिला। और जब उन्होंने चेक किया तो उसका आईटीआर भी प्रोसेस नहीं हुआ था अब तक। तो आप सोचते होंगे कि सेकेंड वाले ने तो बाद में फाइल किया फिर भी उसका पहले कैसे प्रोसेस होकर रिफंड आ गया, और फर्स्ट एम्प्लॉय ने तो पहले फाइल किया था लेकिन फिर भी अभी तक उसका प्रोसेस नहीं हुआ। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीक्वेंस में काम नहीं करता है कि पहले आपने रिटर्न फाइल किया तो चलो आपका पहले प्रोसेस कर दो, आपका पहले चेक कर लो, ऐसे नहीं होता है। इनकम टैक्स रेंडमली डेटा सिलेक्ट करता है, आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करता है और उसकी आईटीआर प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे रेंडमली डेटा सिलेक्ट होकर आईटीआर प्रोसेस किए जाते हैं। तो आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि मैंने कब का फाइल कर दिया है तो मेरा पहले प्रोसेस हो जाना चाहिए, नहीं, ये काम आपका ऐसे यहाँ पे नहीं बनता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी आईटीआर प्रोसेस करने की टाइम लिमिट होती है। उनको इनकम टैक्स एक्ट ने एक टाइम लिमिट दी है, तो वो फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 31 दिसंबर 2025 तक आईटीआर प्रोसेस कर सकते हैं। तो उनके पास भी सफिशिएंट टाइम है, तो वो खुद अपना टाइम ले रहे हैं और थॉरली इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हैव पेशेंस, आप वेट कर लीजिए। अभी तक आपका रिटर्न अगर प्रोसेस नहीं हुआ है, आपको रिफंड नहीं मिला है, तो आपको पेशेंस रखनी होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका डेटा कभी ना कभी लेगा, उसको प्रोसेस भी करेगा और अगर रिफंड बन रहा है तो आपको रिफंड भी
ग्रांट कर देगा। ओके, लेकिन अब आपको देखना है कि वो फास्ट रिफंड लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो वही प्रोसेस मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आपको सर्विसेज में नो योर रिफंड स्टेटस देख लीजिए। नो योर रिफंड स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डेटा आ जाएगा। यहाँ पे आपका पैन तो ऑटो पॉपुलेट होता रहेगा। आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है जिसका आप रिफंड स्टेटस चेक कर रहे हैं, और फिर ये आराम से आप पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लीज नोट करके लिखा है, तो ये नोट रीड कर लीजिए आप अपने हिसाब से, और फिर उसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका स्टेटस मिल जाएगा। अब यहाँ पे तो ये लिखा है कि नो रिकॉर्ड्स फाउंड, प्लीज चेक योर ई फाइलिंग प्रोसेसिंग स्टेटस। तो सबसे पहले क्योंकि इसका रिटर्न तो प्रोसेस ही नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि नो रिकॉर्ड्स फाउंड। अगर प्रोसेस हो गया होगा तो यहाँ पे कुछ स्टेटस शो करेगा। ठीक है, अब प्रोसेस हो गया है तो स्टेटस क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो रिफंड ग्रांट का स्टेटस हो सकता है कि रिफंड आपको ग्रांट कर दिया जाए गया है। सेकंड ऑप्शन या सेकंड स्टेटस ये हो सकता है कि रिफंड अंडर प्रोसेसिंग, अभी भी वो प्रोसेस में है, मतलब रिफंड को लेकर कोई इश्यू नहीं है। फिर थर्ड स्टेटस ये हो सकता है कि रिफंड इनिशिएटेड टू द बैंकर, मतलब अब रिफंड प्रोसेस भी हो चुका है और आपके बैंकर को देने की भी तैयारी हो चुकी है, तो आपके अभी बैंकर के पास जा चुका है। या फिर रिफंड पेड, सॉरी, या फिर रिफंड फेल्ड का भी स्टेटस हो सकता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपका बैंक वैलिडेटेड है कि नहीं, क्योंकि आपको रिफंड ग्रांट कर दिया है लेकिन अभी तक रिफंड आपके बैंक में नहीं आने का रीजन ये है कि आपने जो बैंक डिटेल्स उसमें सबमिट की है रिफंड रिसीव करने के लिए, वो वैलिडेटेड नहीं है। तो सबसे पहले आपको इस केस में आपकी बैंक वैलिडेट करनी है। अब बैंक वैलिडेशन के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, आपका जो नाम लिखा रहेगा उस पर क्लिक करोगे तो नीचे माई प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे फिर आपको माई बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। माई बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको बैंक डिटेल मिल जाएगी, आपने जितनी सारी बैंक ऐड की है यहाँ पे वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी, और उसमें से आपको देखना है कि वो वैलिडेटेड है कि नहीं या एलिजिबल फॉर रिफंड है कि नहीं। यहाँ पे ग्रीन मार्क, वो ग्रीन टिक होगा यहाँ पे, उसका मतलब वो वैलिडेटेड भी है और वो एलिजिबल फॉर रिफंड भी है। ठीक है, और ये भी आपको चेक करना है कि आपने नॉमिनेट फॉर रिफंड पे क्लिक किया है कि नहीं, ये टिक किया है कि नहीं किया है, सिलेक्ट किया है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कीजिए। यहाँ पे कहीं पे भी अगर डिफेक्ट आ रहा है आपका, या तो वैलिडेटेड नहीं है या फिर एलिजिबल फॉर रिफंड नहीं है या फिर आपने नॉमिनेट नहीं किया है इसको, तो उसको करेक्ट करवाइए। आप चेक कीजिए कि आपके बैंक डिटेल्स आपने जो सबमिट की है वो करेक्ट डिटेल सबमिट करी है, आपके बैंक के साथ या पैन के साथ आपका डेटा मैच हो रहा है कि नहीं, आधार और पैन कार्ड आपने लिंक किया है कि नहीं बैंक अकाउंट के साथ में, या आपकी बैंक में जो भी फ़ोन नंबर या फिर आपका ईमेल आईडी आपने दिया है वो करेक्ट है कि नहीं। ये बहुत सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती है जब आपका यहाँ पे बैंक डेटा वैलिडेटेड नहीं होता है। तो अगर आप चाहे तो बैंक डिटेल्स चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करके आपकी नई बैंक की डिटेल डाल सकते हैं जिसको आप वैलिडेट भी करेंगे और एलिजिबल फॉर रिफंड भी करेंगे और फिर नॉमिनेट भी करेंगे। तो आप जब नया बैंक डेटा ऐड करते हैं इसमें, तो वैलिडेशन के लिए आपको क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लेता है बैंक इसको वैलिडेट करने में। वो वैलिडेट होने के बाद यहाँ पे स्टेटस अपडेट होता है, तो आपको नेक्स्ट डे शायद चेक करना है कि वैलिडेट हुआ है कि नहीं। वैसे तो आपको उसका मैसेज भी आ जाता है वैलिडेशन फेल का, अगर अगर वैलिडेशन फेल हुआ है तो फेल का मैसेज आ जाता है, अगर वैलिडेट हो गया है तो उसका भी मैसेज आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको स्टेटस इस तरह से चेक करना है और फिर आपकी ये बैंक डिटेल करेक्ट होने के बाद ही आपको रिफंड मिल सकता है। तो समझो यहाँ पे कोई डिफेक्ट है और आपका इसकी वजह से रिफंड फेल हुआ है, तो पहले तो आपको इसको करेक्ट करना है, वैलिडेट करना है, एलिजिबल फॉर रिफंड करवाना है और फिर नॉमिनेट भी कर देना है, और उसके बाद आपको रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। अब रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट कैसे सबमिट करते हैं, उसके लिए आपको लॉगिन करने के बाद सर्विसेज में ये ऑप्शन मिल जाता है रिफंड री इश्यू, उस पर आप क्लिक कर लीजिए और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन ऑलरेडी है रिफंड री इशू का। अब इस क्लाइंट का जिसका मैंने डेटा यहाँ पे लिया है वहाँ पे आप देखेंगे कि उसका असेसमेंट ईयर 23-24 का कोई रिफंड था जो मैंने रिफंड री इशू रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद लिया था। ठीक है, तो उसका डेटा आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है। अगर आपको और कोई रिफंड री इशू रिक्वेस्ट जनरेट करना है इस करंट ईयर के लिए, मतलब असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए जिसका आप रिफंड की वेट कर रहे हो, उसके लिए आपको करेक्ट रिफंड री इशू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको चेक करना है कि आप क्या रिफंड री इशू रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आपको 24-25 का रिफंड री इशू रिक्वेस्ट सबमिट करने का ऑप्शन है तो यहाँ पे आपको वो डेटा मिल जाता है। जैसे कि ये एक ईयर है 21-22, तो इसका रिफंड री इशू रिक्वेस्ट सबमिट करने का मेरे पास ऑप्शन है। मैंने अभी तक इसका रिफंड री इशू का रिक्वेस्ट सबमिट नहीं किया है बहुत टाइम से। ठीक है, तो ठीक है बाद में हम कर लेंगे, लेकिन करंट ईयर के लिए असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए अगर आपके लिए वो ऑप्शन है तो यहाँ पे आपको वो ईयर शो करेगा।
ठीक है। लेकिन इस क्लाइंट का मुझे यहाँ पे ये ईयर शो नहीं कर रहा है 24-25, उसका मतलब मैं रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट सबमिट नहीं कर सकती, ठीक है। अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा 24-25 का, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है इसलिए मैं रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट सबमिट नहीं कर सकती। क्यों पता है? क्योंकि मेरा रिफंड अभी तक या फिर मेरा ये आईटीआर अब तक प्रोसेस ही नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए सबमिट नहीं कर सकती हूँ। एनीवे अगर ऑप्शन होता तो मैं उसमें क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू करके सबमिट कर देती और वो मेरा रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट सबमिट भी हो जाता और मुझे रिफंड मिल जाता। क्यों? क्योंकि वो वैलिडेशन नहीं हुआ था या फिर बैंक गलत बैंक डिटेल की वजह से ही फेल हुआ था। तो अभी मैंने करेक्ट डिटेल डाल दी है तो वो अभी मुझे मिल जाता, ठीक है। ये एक ऑप्शन है। अब क्योंकि आपके लिए रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, आप ग्रेवियन सबमिट कर सकते हैं। अब आप ग्रेवियन सबमिट करने से पहले सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई इंटीमेशन रिसीव हुआ है कि नहीं ईमेल में। तो आपका इनकम टैक्स पोर्टल पे जो भी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है वहाँ पे सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कोई इंटीमेशन रिसीव हुआ है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे एक इंटीमेशन रिसीव हुआ है मुझे अपने क्लाइंट का, जहाँ पे ये दिखा रहा है कि रेड मार्क है, ठीक है। इसमें 3 कलर्स होते हैं, रेड कलर होता है, ब्लू कलर होता है और ग्रीन कलर भी हो सकता है। अब क्योंकि रेड कलर है उसका मतलब ये शो कर रहा है कि आपके रिटर्न में कोई ना कोई डिफेक्ट है या तो फिर आपकी कोई डिमांड बन रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी आपसे कोई टैक्स डिमांड कर रही है आपकी आईटीआर को वेरीफाई करने के बाद, चेक करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद, ठीक है। ये एक ऑप्शन हो सकता है, मतलब ये एक स्टेटस हो सकता है रेड कलर का। तो सबसे पहले तो आपको ईमेल में जाके इंटीमेशन चेक करनी है कि आपने इंटीमेशन रिसीव की है कि नहीं। इंटीमेशन अगर रिसीव कर ली है तो आपको चेक करना है कि वो क्या है। अगर इस तरह से अगर इस तरह से कोई डिफेक्ट उसमें है तो आपको तो पहले डिफेक्ट को करेक्ट करना है और फिर उसमें से डिफेक्ट का रिप्लाई करके आपको सबमिट करना है और उसके बाद आपकी रिटर्न प्रोसेस होगी आगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला है कि इंटीमेशन के ऐसे 3 कलर हो सकते हैं। रेड का मैंने बता दिया। अगर ग्रीन कलर है तो उसका मतलब कि आपका रिफंड बन रहा है, उसमें से कोई टेंशन नहीं है आपका। और अगर ब्लू कलर है तो उसका मतलब है कि नो डिमांड और नो रिफंड। और ये इंटीमेशन भी कैसा दिखता है मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है कि इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) लिखा हुआ है। मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है मेरे ईमेल से जिसका इंटीमेशन मैंने रिसीव किया था। तो उनका ग्रीन में क्यों दिखा है? क्योंकि उनका रिफंड बन रहा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा, देखिए 2 कॉलम्स आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। और एस प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर ये देख सकते हैं आप, और एस कंपेयर्ड अंडर सेक्शन एस कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143(1). तो आपने जितने भी कॉलम्स में डेटा डाले होंगे उन सारे कॉलम्स के डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी डालता है और वहाँ पे देखता है कि वो मैच हो रहा है कि नहीं, मतलब आपका और डिपार्टमेंट के पास जो डेटा है वो मैच हो रहा है कि नहीं। अगर उसमें कहीं पे मिसमैच होगा तो वो आपको यहाँ पे इंटीमेट किया जाएगा और फिर वो आपको चेक करना है। अगर मिसमैच है, समझो आपने एग्जाम्पल कि कोई फेक डिडक्शन ले लिया था, तो डिडक्शन के कॉलम में आपने 1,00,000 रुपीज का डिडक्शन क्लेम किया है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है कि ये फेक डिडक्शन है, तो उन्होंने वहाँ पे जीरो लिखा होगा, वो 1,00,000 नहीं क्लेम किया होगा उन्होंने, राइट। तो वहाँ पे मिसमैच मिलेगा, आपको अग्री करना होगा वो, क्यों? क्योंकि सच में वो फेक डिडक्शन था। तो ऐसे केस में फिर आपका हो सकता है कि रिफंड रिड्यूस हो गया हो या फिर आपका रिफंड ही नहीं, इनकम टैक्स डिमांड बन रहा हो, राइट। तो ऐसे फेक डिडक्शन के केस में आपको फिर आपका रिफंड भूल जाना है, उसको अग्री करना है और फिर सबमिट कर देना है। अगर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि डिमांड रेज हो रही है आपकी, तो डिमांड रेज हुई है तो डिमांड मतलब इनकम टैक्स डिमांड, तो आपको उसमें टैक्स पे करना है, टैक्स पे करके फिर रिप्लाई भी करना है उसके नोटिस को या इस इंटीमेशन को और सबमिट करना है। अगर समझो आपने सोचा कि चलो ठीक है मैंने तो रिफंड क्लेम किया था, कोई नहीं उनका रिफंड नहीं आ रहा है तो ठीक है भूल जाओ, चलेगा, और डिमांड आ रही है ना, टैक्स नहीं पे करना है, छोड़ दो। लेकिन नहीं, अगर फ्यूचर में कभी रिफंड इसका आपका रिफंड बन रहा है किसी एक रिटर्न में फ्यूचर में, तो उस रिफंड के सामने ये डिमांड आपकी एडजस्ट हो जाएगी और तब उस रिफंड आप नहीं मिल पाएगा आपको। तो ऐसे केस में आपको देखना है कि अगर डिमांड भी आ रही तो डिमांड पे कर दो और उसको ख़त्म करो, यहाँ पे इस केस को ख़त्म करो, ठीक है। अब ये हो गया आपका कि आप इंटीमेशन चेक कर लोगे क्या स्टेटस है आपका इंटीमेशन में और अकॉर्डिंगली आप प्रोसेस कर सकते हो, उसको स्टेप्स ले सकते हो या एक्शन ले सकते हो। ओके, अब आपको लगता है नहीं सब कुछ ठीक है, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, मैंने स्टेटस चेक कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब मेरा आईटीआर भी प्रोसेस हो चुका है, या तो फिर आईटी प्रोसेस नहीं हुआ है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आईटी प्रोसेस हो चुका है लेकिन मुझे अब तक फिर भी रिफंड नहीं मिला है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप ग्रेवियंस सबमिट कर सकते हो। अब ये ग्रेवियंस कैसे सबमिट किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके लिए। आप जैसे ही लॉगिन पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रेवियंस का ऑप्शन मिल जाता है, उसमें आप सबमिट ग्रेवियंस पे क्लिक कर लीजिए
और फिर यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको CPC ITR। क्या सिलेक्ट करोगे? CPC ITR। यहाँ पे ही हमारे रिटर्न प्रोसेस होते हैं। तो जब ग्रेवियंस सबमिट करोगे तो प्रोसेसिंग के लिए या फिर रिफंड के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट कैटेगरी या सिलेक्ट सब कैटेगरी का ऑप्शन मिल जाता है। कैटेगरी सिलेक्शन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आपका इसमें से दो रीजन हो सकता है, या तो अगर आपका प्रोसेस नहीं हुआ है तो आप प्रोसेसिंग सिलेक्ट कर लीजिए, प्रोसेस हो चुका है लेकिन रिफंड रिसीव नहीं हुआ है तो आप रिफंड पे सिलेक्ट कर लीजिए। समझो मैंने सिलेक्ट किया है, प्रोसेस हो चुका है लेकिन रिफंड नहीं मिला, तो रिफंड में मैंने सिलेक्ट कर लिया। और सब कैटेगरी में मेरे पास और भी ऑप्शंस है, वहां से मेरा ये दो रीजन मोस्टली होता है, कॉमन है ये दो रीजन, इसलिए मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट करके रखा है आपके लिए। इंटीमेशन ऑर्डर रिसिव्ड बट नो रिफंड रिसिव्ड, या फिर रिफंड फेल्ड, तो इसकी ये रीजंस हैं। तो आप दोनों में से ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। आप बाकी सारे रीजंस भी रीड कर लीजिए, आपको जो एप्लीकेबल होगा वो आप सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये रीजन सिलेक्ट किया है, रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट रीच्ड बट रिफंड नॉट येट रिसीव्ड। यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है कि मैंने रिफंड री इश्यू का रिक्वेस्ट सबमिट किया था लेकिन अभी तक मुझे रिफंड नहीं मिला है, तो इसलिए मैंने ग्रेवियंस सबमिट कर रही हूँ। और उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर लीजिए। कंटिन्यू के बाद आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लीजिए और आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, ग्रेवियंस की डिस्क्रिप्शन अपने वर्ड्स में यहाँ पे टाइप कर लीजिए। और अगर कुछ अटैचमेंट है आपके पास यहाँ पे अटैच करने के लिए एज अ प्रूफ, तो वो आप अटैच कर लीजिए। आपके पास फॉर्म 16, चालान कॉपी या फिर अदर कोई कॉपी होगी डॉक्यूमेंट्स की, अदर डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। एंड फिर क्लिक ऑन सबमिट ग्रेवियंस, ठीक है। आप सबमिट कर देंगे और उसके बाद आप वेट कीजिए आपके रिफंड के लिए, ठीक है। तो यही एक ऑप्शन है आपके पास, या यही स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं जब तक आपका रिफंड रिसीव नहीं हुआ है और आप रिफंड रिसीव करना चाहते हैं और अपने साइड से आप मेक श्योर करना चाहते हैं कि सारे प्रोसेस प्रॉपरली कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। तो इन्हीं स्टेप्स को हम ब्रीफ में बता देते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका रिटर्न वेरीफाई हुआ है कि नहीं। फिर आपको बैंक अकाउंट वैलिडेशन चेक कर लेना है कि वैलिडेटेड है कि नहीं, क्योंकि इसकी वजह से भी आपका रिफंड फेल हो सकता है। फिर थर्ड ऑप्शन, आप थर्ड स्टेप आप चेक कर लीजिए कि आपने ईमेल इंटीमेशन रिसीव किया है कि नहीं, और अकॉर्डिंगली आप एक्शन ले लीजिए। रेड मार्क है, ग्रीन मार्क है, क्या है आप चेक कर लीजिए, ठीक है। उसमें फिर प्रोसेस हुआ है कि नहीं वो स्टेटस चेक कर लीजिए। अगर प्रोसेस हो गया है तो रिफंड स्टेटस चेक कीजिए। अगर प्रोसेस हुआ है लेकिन रिफंड अभी तक रिसीव नहीं किया है तो आप ग्रेवियंस सबमिट कर लीजिए। तो यही ऑप्शन है आपके पास रिफंड के लिए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये सारे स्टेप्स आपने ऑलरेडी फॉलो कर लिए हैं, तो बस आप पेशेंस रखिए और रिफंड के लिए वेट कीजिए। इसके अलावा फास्ट रिफंड रिसीव करने का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई तरीका बता दूं जहां पे आपको मैं बता दूं कि क्विकली कैसे रिफंड मिल जाता है और आप ये एक्सपेक्ट करके ये वीडियो देख रहे हैं, तो शायद ऐसा ऑप्शन मेरे पास भी कोई नहीं है, क्योंकि मैं कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं हूँ कि आपके बोलने पर मैं आपका रिफंड या ITR प्रोसेस कर लूँ और रिफंड दिलवा दूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बता सकती हूँ कि यहाँ से आप मेक श्योर करें कि आपकी साइड से आपने सारे एक्शंस ले लिए हैं और सिर्फ अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे बात छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पे आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर ले, शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे हम अपनी क्वेरीज डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अब तक नहीं किया है, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। और मेरा एक रिसेंटली मैंने कोर्स लॉन्च किया था अकाउंट्स फाइनलाइजेशन पे, जहाँ पे मैं सिखाती हूँ कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब फाइनलाइज करते हैं तो आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, ऐसे कौन से इनकम टैक्स या फिर कंपनीज एक्ट या फिर TDS और GST की प्रोविजंस को ध्यान में रखना है। और ये सारे पॉइंट्स को मैंने इसमें कवर किया है, जहाँ पे इन सारी चीज़ों की एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्री हम 31 दिसंबर को, जैसे कि अक्रूड इनकम होती है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंस इनकम, वो सारे ट्रांजेक्शन मैंने लिए। डिफर्ड टैक्स की कैसे वर्किंग होती है, उसकी क्या एंट्रीज होती है, प्रोविजन फॉर टैक्स, और बाकी सारे ईयर एंड के एडजस्टमेंट्स जो ऑडिटर कंसिडर करते हैं ऑडिट फाइनलाइजेशन करने से पहले, राइट। और अकॉर्डिंगली अपने ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करते हैं। तो हमें इस तरह से अपने फाइनलाइजेशन करने हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्लेन की है। अगर साथ में मैं इसमें आपको बोनस भी दे रही हूँ, जहाँ पे आपको जो भी एक्सेल शीट मैंने यूज़ की है उसकी वर्किंग मिल जाएगी, एक्सेल शीट पूरी प्रोवाइड कर दूंगी। और 1 मंथ का व्हाट्सअप सपोर्ट दिया जाएगा, जिसमें आप मुझे अपनी व्हाट्सअप पे क्वेरीज फाइनलाइजेशन रिलेटेड पूछ सकते हैं और आपको विद इन 48 आवर्स उसका रिप्लाई भी मिल जाएगा। तो ये आपको फाइनलाइजेशन के लिए आपके लिए फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स का ये कोर्स मैं लेके आई हूँ, जहाँ पे अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कीजिए।
अभी तो फिलहाल इसका प्राइस 199 है, लेकिन शायद फ्यूचर में ये इंक्रीज हो सकता है। तो अगर आप चाहें तो इसको इमीडिएटली एनरोल करके आप फाइनलाइजेशन सीख सकते हैं, क्योंकि अभी भी ऑडिट की सीजन चल रही है। ऑडिट के लिए हम डेटा फाइनलाइज कर रहे हैं, तो आप अभी इस कोर्स को लेके फाइनलाइजेशन सीख सकते हैं और अपनी कंपनीज का या फिर अपनी क्लाइंट का, या फिर अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो उनके क्लाइंट का फाइनलाइजेशन करके अपने बॉसेस को भी इम्प्रेस कर सकते हैं और प्रमोशन मांग सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हम ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।